कल सुबह जो मैच है हीरो कप का वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका उसमें आपको लाइव कमेंट्री करना, वॉज वेरी स्केयर्ड बिकॉज वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी आप जानते हो एक बहुत ही अश्वेत खिलाड़ी जो रहते हैं, उसमें जॉन्टी डॉट्स ने 5 कैच लिए थे जो उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उस मैच को मुझे कवर करने का मौका मिला और ब्रायन लारा थे जो कि विश्व के बहुत बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं जी। तो वहाँ जो दिल्ली से आए थे उन्होंने कहा था कि आकाशवाणी में न्यूज़ पढ़ते समय कभी न्यूज़ रीडर को सॉरी नहीं बोलना पड़ा। बहुत बड़ी बात है सर। बहुत बड़ी चीज़ है। खुशी की बात यह है कि मेरे आदर्श सचिन तेंदुलकर के ऊपर कई मैचेस में मुझे कमेंट्री करने का मौका मिला। विदेश में जब आपकी आवाज़ गूंजे तो फिर एक अलग ही अनुभव होता है, खुद को भी एक अलग एहसास होता है कि आज ये हमारी आवाज़ सुन के खुश हो रहे हैं, तो वो बात अलग ही रहती है सर। बिल्कुल। मनोज वाजपेयी का जो फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था वो मैंने लिया था सबसे पहले, मनोज वाजपेयी का। आईपीएल में किसी को मौका मिले और वो भी टीवी पे, तो एक बहुत बड़ी बात होती है। आई वाज वेरी हैप्पी। खिलाड़ी से रूबरू होने जाते थे, मिलने जाते थे या उनके इंटरव्यू के लिए जाते थे, तो आपको क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ता था? उनकी बनाई हुई फिल्म या उनकी ऐसी कहानियां जो आपको लगता था कि फिल्म हो तो ऐसी। तो ये बात मुझे श्याम बेनेगल साहब ने कही कि जो काम गुलजार साहब, श्याम बेनेगल या जो भी बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं या जो फिल्मकार हैं वो नहीं कर पाए, वो शिवेंद्र सिंह जी डूंगरपुर कर रहे हैं। तो ये हमारे इस एरिया के लिए बहुत बड़ी, उदयपुर संभाग के लिए बहुत बड़ी बात है। नमस्कार दर्शकों, मैं आरजे अक्षिता आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे रेडियो 89.6 एफएम के खास कार्यक्रम एक कदम बदलाव की ओर में। आज हमारे साथ बहुत ही खास शख्सियत जुड़ी हुई है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं राजेंद्र सिंह जी की, जिन्होंने अपनी पहचान रेडियो प्रोग्राम्स और स्पोर्ट कमेंटेटर के रूप में बनाई। तो आइए उनसे करेंगे वार्तालाप और जानेंगे उनसे उनके जीवन से जुड़ी बहुत सी कुछ खास जानकारियां। तो चलिए बात करते हैं श्रीमान राजेंद्र सिंह जी से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आपके स्टूडियो में बुलाने के लिए, और ख़ास करके आपकी जो पूरी टीम है रेडियो 9 FM 89.6। जी, शुरुआत से अगर मैं बताऊं तो मैं डूंगरपुर ज़िले का रहने वाला हूं। वहाँ पे बिछीवाड़ा करके गांव है। वहाँ पे जब मैं 8th में पढ़ता था, तो अभी तो पता नहीं है कि नहीं, उस समय हमारे समय में एक रूरल टैलेंट स्कॉलरशिप मिलती थी, जिसमें 8वीं में मैंने पूरा डूंगरपुर टॉप किया था। और फिर मुझे विद्याभवन स्कूल, जो कि उस समय भारत की सर्वश्रेष्ठ जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं उसमें उसका नाम आता था, तो वहाँ पे मुझे भेजा गया। वहाँ से मैंने 10वीं 11वीं की और उसके बाद कॉलेज भी मैंने BSc MB कॉलेज से किया। जी, हम जानेंगे इनके बचपन की जुड़ी कुछ खास बातें और इनका प्रोत्साहन एक कमेंट्री के ऊपर, और जो इनका सपना था जिस तरह से आज इन्होंने अचीव किया है उसके बारे में। जी, हुआ ये कि जब मैं कॉलेज में था तो उस टाइम ही हॉकी की, क्रिकेट की मैचों की कमेंट्री चलती थी। उस टाइम तो रेडियो ही था खास करके, तो कमेंट्री सुन के फिर उसकी मिमिक्री मैंने कहीं कहीं स्टार्ट की। और मुझे याद है कि 1975 या 76 का हॉकी का वर्ल्ड कप था और उसकी कमेंट्री जसदेव सिंह जी कर रहे थे, जो कि हमारे हिंदी कमेंट्री के जनक माने जाते हैं। और उसकी शुरुआत करने के बाद मुझे स्कूल्स में और वहाँ पे जो भी बुलाया जाता था वो मिमिक्री करके मैं, वो एक बीच की शुरुआत वहाँ पे में हुई। और उसके बाद जब डूंगरपुर में या उदयपुर में छोटे मोटे मैच जब होते थे, तब लाइव कमेंट्री माइक लगा के शुरुआत की वहाँ पे। तो उस समय हमारे डूंगरपुर के ही और BCCI के भूतपूर्व चेयरमैन अध्यक्ष स्वर्गीय महाराज राज सिंह जी डूंगरपुर मुलाकात हुई, क्योंकि हमारे परिवार से उनका संबंध था काफ़ी। तो उन्होंने मुझे देखा और उसी समय अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर भी एक्सपायर्ड हो गए थे, तो मुझे पारिवारिक जिम्मेदारियाँ भी थी और मेरे अंदर ये हॉबी भी थी। तो उस तमाम चीज़ों को देखकर वो मुझे मुंबई ले गए और फिर उसके बाद इस तरह से मेरी कहानी की शुरुआत हुई। जी, बहुत सही जानकारी जो हमने आपसे प्राप्त करी। लेकिन आप ये हमें बताएंगे कि सबसे पहली कमेंट्री आपने उन्हीं के साथ करी थी कि आप पहले छोटे छोटे कार्यों से शुरू किया? जी, जब मैं उदयपुर में था तो उस समय एक कार्यक्रम आता था युवावाणी करके, और उस समय युवावाणी, और उसमें हमारे डूंगरपुर के ही एक जयप्रकाश पंड्या ज्योतिर्पुंज थे, वो आकाशवाणी में थे। हमारे के जो बागड़ के जो भी प्रतिभाएं थी उनको काफ़ी मौका वहाँ पे देते थे। तो
उन्होंने मुझे भी बुलाया वहाँ पे, और उसके बाद मैंने स्पोर्ट्स पे और अन्य विषयों पे टॉक शो शुरू किया। और मुझे याद है, शायद आई थिंक सुनील गावस्कर साहब के ऊपर मैंने सबसे पहला स्टोरी पढ़ी थी उनकी। आई थिंक आई वॉज जस्ट 17 ईयर्स ओल्ड। उस समय मैंने रेडियो पे पहला रेडियो प्रोग्राम दिया था जी। उसके बाद अब मुंबई की तरफ जाते हैं, तो मुंबई में कुछ सालों तक मुझे इंतज़ार करना पड़ा कुछ कारणों से। एक मैं ऐसी जगह पे था जिसका कि नाम था CCI, क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया। वहाँ पे भारत के देश के तमाम बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़ी बड़ी लोग वहाँ पे आते थे, तो पब्लिक रिलेशन काफ़ी हमारा अच्छा वहाँ पे बन गया था। उसके बाद मेरा वॉइस टेस्ट लिया गया, ऑडिशन टेस्ट जिसे कहते हैं। उसमें क्या होता है कि कोई मैच होता है, वो मैच शुरू होता है, लाइव होता है, और उस समय आपकी रिकॉर्डिंग की जाती है, और रिकॉर्डिंग करके उसका रिकॉर्डिंग को दिल्ली भेजते हैं। वहाँ पे जो बड़े बड़े स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स होते हैं, साथ ही साथ जो खिलाड़ी होते हैं, वो उसको सुनते हैं, फिर हमारा सिलेक्शन होता है। तो फिर उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, एंड आई वाज द फर्स्ट हिंदी कमेंटेटर इन हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र। मेरे से पहले कोई भी मुंबई में हिंदी कमेंटेटर के रूप में नहीं आया था। और उस दौरान मुझे एक मेरा अलग से प्रोग्राम आता था, स्पोर्ट्स राउंड अप, या जिसे कि खेल खिलाड़ी हिंदी में प्रोग्राम आता था, आकाशवाणी थी जी। जिस जगह पे मैं था CCI में, वहाँ पे स्पोर्ट्स का काफ़ी माहौल था, तो उसकी वजह से काफ़ी हेल्प मेरे को मिली। और फिर धीरे धीरे हमने काफ़ी अलग अलग मैचेस किए, रणजी ट्रॉफ़ी की, फिर दिलीप ट्रॉफ़ी की। और सबसे बड़ी एक यादगार घटना ये बताता हूँ कि उस समय हीरो कप चल रहा था, वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका के बीच मैच था। हालांकि मैं नेशनल पैनल पे आ गया था, लेकिन वो मैच के लिए मुझे सेलेक्ट नहीं किया था। तो शायद जो मेरी जगह कमेंटेटर जो आने वाले थे दिल्ली के, तो उनका एक्सीडेंट हो गया। तो उसकी वजह से मुझे रात को 8, साढ़े 8, 9 बजे मुझे फ़ोन आया कि कल सुबह जो मैच है हीरो कप का वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका, उसमें आपको लाइव कमेंट्री करना। आई वॉज वेरी स्केयर्ड, बिकॉज वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी आप जानते हो, एक बहुत ही अश्वेत खिलाड़ी जो रहते हैं, लेता है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना। लेकिन पर रात भर ड्यूटी की, गेस्ट रिलेशन में थे हम लोग, तो पूरी नाइट भर ड्यूटी की। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़, जो मेरे साथ इंग्लिश कमेंटेटर थे, वो थे अनंत सेटलवाड, जो कि इंडिया के नंबर 1 इंग्लिश कमेंटेटर माने जाते थे। और उस टाइम आई वॉज वेरी यंग, तो एक तो इतने सीनियर और उनके साथ बैठ के कमेंटेट। लेकिन उस मैच की जो सबसे बड़ी विशेषता रही कि उसमें जॉन्टी डॉट्स ने 5 कैच लिए थे, जो उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उस मैच को मुझे कवर करने का मौका मिला। और ब्रायन लारा थे, जो कि विश्व के बहुत बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं जी। उस लातूर में जो भूकंप आया था, उसके साथ वो मैच किया गया था, और डे नाइट मैच था उसमें। और उसमें सब रवि शास्त्री, अजहरुद्दीन और सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली, उस समय के तमाम सारे बड़े बड़े खिलाड़ी उसमें थे। और सबसे बड़ी चीज़ ये रहा कि दैट वाज द फर्स्ट डे नाइट मैच। इतिहास में इसके पहले कभी डे नाइट मैच नहीं हुआ था। और क्योंकि शाम को 6, साढ़े 6 बजे जब लाइट होती है, वो सीधी आपकी आंखों में आती है, और वो अनुभव भी बहुत अलग होता है। बिल्कुल जी, सही बात है। आपके साथ बहुत अच्छा अनुभव रहा होगा, जो आपको इतना बड़ा मौका मिला और आपने उसे बखूबी निभाया उस समय, तो बहुत तारीफे काबिल है वो तो सर। और दूसरा ये पूछना चाहूंगी कि आपने जैसे जिक्र किया युवा वाणी के बारे में, वो कार्यक्रम आज भी चलता है आकाशवाणी पे, युवा वाणी। तो उस समय के युवा वाणी कार्यक्रम में और आज में क्या अंतर है? अभी तो मैं ज़्यादा रेडियो सुन नहीं पाता हूँ, क्योंकि आप सबको मालूम है कि सोशल मीडिया ज़्यादा हाइप पे है, सोशल मीडिया, और साथ ही साथ FM और वो भी आ चुके हैं। लेकिन जो आकाशवाणी का जो एक विशेषता है, मुझे एक बार मैं किसी वर्कशॉप में गया था, उसमें बताया गया था कि आकाशवाणी का ये रिकॉर्ड है, आज से 7-8 साल पहले की बात है, जब हम जयपुर में गए थे। तो वहाँ जो दिल्ली से आए थे, उन्होंने कहा था कि आकाशवाणी में न्यूज़ पढ़ते समय कभी न्यूज़ रीडर को सॉरी नहीं बोलना पड़ा। बहुत बड़ी बात है सर। ये बहुत बड़ी चीज़ है। रेडियो खत्म हो गया, लेकिन जब FM आया और FM ने आके एक नया जीवन दान दिया रेडियो को, तो अभी रेडियो की काफी अच्छी पोजीशन। और अभी सोशल मीडिया ने भी साथ दिया है FM और इन सबको ग्रोथ करने में, देखा जाए तो। जी हाँ, बिल्कुल। तो खत्म ना हो सकती ये सब चीजें जो है, ये जो पुरातत्व है, ये एक तरह से चलती रहेंगी इसी तरह, और नए नए अपडेशंस आते रहेंगे। जी हाँ, तो अगला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने मुंबई में और कौन कौन से स्पोर्ट्स कमेंट्री करी, और हाल फिलहाल में अभी आपने कौन सी करी होंगी? जी, मुंबई की अगर बात करें तो 95-94 में मेरा सिलेक्शन हुआ नेशनल पैनल पे,
और उसके बाद तकरीबन 25 से ज़्यादा मैंने रणजी ट्रॉफी मैचेस किए, दिलीप ट्रॉफी की, उसके साथ देवधर ट्रॉफी की, ईरानी, जो भी नेशनल लेवल की जो भी बीसीसीआई की जितने टूर्नामेंट्स हैं, काफ़ी वनडे इंटरनेशनल की। एक विमेंस वर्ल्ड कप मैंने किया था फाइनल, जो न्यूजीलैंड और शायद साउथ अफ्रीका के किसी के बीच में था। और उसके साथ इंटरनेशनल मैचेस मैंने काफ़ी किए, और साथ साथ मैराथन, जो थाने की एक मैराथन दौड़ होती है, वो 2-3 बार मुझे कवर करने का मौका मिला। साथ ही साथ टेस्ट मैच में नहीं कर पाया क्योंकि उसके बाद किसी कारणवश मुझे मुंबई छोड़ना पड़ा जी। बाकी वनडे इंटरनेशनल मैंने किए। एक मास्टर्स वर्ल्ड कप मैंने किया था, वो ऑन एयर नहीं था, लेकिन वो लाइव कमेंट्री थी, और उसमें पाकिस्तान को छोड़ के सभी देशों की टीमें थी, वो चाहे साउथ अफ्रीका के क्लाइव राइस हों, या फिर क्लाइव लॉयड हो वेस्ट इंडीज़ के, या फिर ब्रायन लारा हो, या फिर भारत के सुनील गावस्कर हो, या कपिल देव हो, या फिर साउथ अफ्रीका के हों, या फिर न्यूजीलैंड को ग्लेन टर्नर हों, तमाम जो बड़े बड़े, ऑस्ट्रेलिया के मार्श हों। तो वो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि उस समय करीबन ब्रेवोन स्टेडियम ही था जहाँ पे मैं काम करता था सीसीआई में। 50-60 हज़ार पब्लिक एक साथ सामने बैठी हुई थी, और उनके सामने माइक पे लाइव कमेंट्री करना, दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, क्योंकि बड़े बड़े खिलाड़ी, उनके ऊपर कमेंट्री करना। और सबसे मेरे खुशी की बात यह है कि मेरे आदर्श सचिन तेंदुलकर के ऊपर कई मैचेस में मुझे कमेंट्री करने का मौका मिला जी। प्रेरित था, वहाँ पे सभी खिलाड़ी आते रहते थे, अजरुद्दीन हो, और उनके साथ साथ ये जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं क्रिकेट के, तो इंटरव्यू किए ही मैंने आकाशवाणी के लिए, मुंबई आकाशवाणी के लिए। लेकिन प्रकाश पादुकोणे जो कि बैडमिंटन के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, ऐसे बहुत सारे खिलाड़ियों का मैंने इंटरव्यू करने का वहाँ मुझे मौका मिला जी। वो पार्ट टाइम था, लेकिन बहुत ही बड़ा अनुभव मुझे मिला जी। बड़ा से आपके चेहरे की खुशी हमें बता रही है कि उस समय आपने जब वो सारे कार्य किए होंगे, तब आपके दिल को कितनी खुशी हुई, और साथ वालों को भी बहुत गर्व महसूस हुआ होगा जी। बिल्कुल। परिवार में आपको सपोर्ट करते थे इस कार्य के लिए? हाँ, परिवार में करते थे, बिकॉज मेरे पापा थे, वो हॉकी के बहुत अच्छे प्लेयर थे जी, एंड ही प्लेड फॉर राजस्थान ऑल्सो। मेरे नाना जब देश आज़ादी के पहले वो बहुत अच्छे एथलीट थे। साथ ही साथ कहीं कहीं थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स का हमारे अंदर परिवार से आता है। अब जैसे रेडियो का एक चीज़ होती है कि रेडियो में एक तो आपकी जो वोकल जो आप बोलते हैं वो कैसे अप एंड डाउन, और उसमें जो जितनी क्लियरिटी मिलती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आज अमीन सयानी भले हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन अमीन सयानी की आज भी हम आवाज़ सुनते हैं तो हमको तुरंत मालूम पड़ जाता है कि एक छोटा सा उदाहरण पहचान होती है उनकी आवाज़ जी। तो जैसे आप भी एफएम में काम करते हैं, तो भले लोग आपको चेहरे से नहीं जानते हैं, आवाज़ से पहचानते हैं, लेकिन आवाज़ से कि अर्पिता बोल रही है, ऐसे जो भी आरजे जो होते हैं जी। तो एक छोटा सा उदाहरण मुझे याद आता है कि जब मैं मुंबई में था, तो विविध भारती के एक अनाउंसर थे अशोक सोनावने करके, उन्होंने बताया था कि एक दिन वो नेपेंसी रोड करके एक एरिया है बॉम्बे में, वहाँ से जा रहे थे, तो वहाँ पे एक बालक जा रहा था दृष्टिबाधित, दिव्यांग है ना, दृष्टिबाधित जो देख नहीं पाते हैं, दिव्यांग में शब्द ज़्यादा यूज़ करूँगा वहाँ पे। तो उन्होंने मराठी में पूछा कि नेपेंसी रोड कुठे है, मतलब कहाँ है। तो उन्होंने मराठी में जवाब दिया, तो उन्होंने, जो बच्चा था उसने तुरंत हाथ पकड़ लिया और उसने मराठी में कहा कि तुम ही अशोक सोनावने है खाए, मतलब सिर्फ आवाज़ से उसने पहचान लिया। तो वो आवाज़ में वो चीज़ होती है। ये जो रेडियो है वो भले लोग कहते हैं कि आज लुप्त हो गया, लेकिन मुझे नहीं लगता है। आज भी अगर आप गाँव में जाओ, और जैसे कि आपका ये मैंने अभी सुना कि आपका जो एफएम है वहाँ पे बड़ी भारी तादाद में सुनते हैं, आज भी सुन रहे हैं। तो रेडियो का कहीं न कहीं एफएम के कारण एक पुनर्जन्म हुआ है जी सर जी। क्योंकि उनको सिर्फ उनकी आवाज से पहचाना जाता है जी। बिल्कुल, बहुत सही बात बताई आपने। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। आपका अनुभव इतना कह रहा है कि प्रश्नों की जरूरत ही नहीं है, जवाब ही आपके सब काफी है जी। जी, जैसा कि हमारी पहले भी बातचीत हुई उस बारे में, और आपने बताया कि आईपीएल में भी आपने कमेंट्री करी है, तो इसका अनुभव कैसा रहा आपके लिए? सालों के लिए मैं फॉरेन गया था, तो बहरीन करके कंट्री है, गल्फ कंट्री, वहाँ पे मुझे हालांकि मेरी जॉब कुछ और थी, लेकिन उन लोगों को वाया मीडिया मालूम पड़ा कि मैं इंडिया से आया हूँ और इस तरह की कमेंट्री और काफ़ी चीज़ें मैं कर चुका हूँ। तो वहाँ के जो एफएम थी गवर्नमेंट की, उन्होंने मुझे बुलाया, 1 महीने तक मैंने प्रोग्राम दिया। तो वहाँ पे टीवी का, इंडियन टीवी का इतना नहीं था, तो वहाँ पे गाड़ियों में हर जगह
बहुत ही रेडियो एफएम रेडियोज का चलते एफएम हैं। काफ़ी चलता जी। है, जैसे हमारे पे भी एफएम काफ़ी सब जगह फेमस है। तो एक महीने के अंदर पूरे बहरीन में मेरा नाम हो गया, और मैंने थोड़ा सा नाम चेंज किया था, राजेंद्र की जगह मैंने राज किया था, बिकॉज कई आरजे होते हैं जो जी। अपना असली नाम नहीं जी। और आरजे का नाम जो जी, अलग क्योंकि मेरे रहता है पास वो जॉब यूज करते दूसरा हैं। जॉब था, तो शायद हो जी सकता है हाँ। कुछ प्रॉब्लम हो, उसकी वजह से मैंने नाम नाम चेंज करके चेंज किया जी, था, तो जी। वो बहुत ही अभी भी बहुत सारे लोगों को फ़ोन वोन आते हैं बहरीन से, तो वो सब अभी भी याद करते हैं। और वहाँ पे बहुत सारे हमारी जो नेबरिंग कंट्री है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, वहाँ के लोग भी कुछ हिंदी समझते हैं, पाकिस्तान को तो काफ़ी समझते हैं, तो वहाँ से भी काफ़ी लोगों को मिलना हुआ। तो काफी लोग थे वहाँ पे हिंदुस्तानी, हाँ, हिंदुस्तानी जहाँ काफ़ी पे थे, खास करके हमारे दक्षिण राजस्थान जो है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, अपने वो तो कुवैत, इधर जी, साइड के ही, वो कुवैत, बिल्कुल। बहरीन, जी, दुबई, जी, अलग जी। अलग जगह काम करते हैं। केरला के लोग काफ़ी थे, तो एक अच्छा फेम ब्रेक मिला मेरे को वहाँ पे, और विदेश में जब आपकी आवाज़ गूंजे तो फिर एक अलग ही अनुभव होता है। खुद को भी एक अलग एहसास होता है कि आज ये हमारी आवाज सुन के जी, खुश हो रहे हैं, जी। तो वो बात अलग ही रहती है सर, जी। बिल्कुल। ये सबसे अच्छा स्टेडियम जी। कौन सा आपको लगा कि ये स्टेडियम, ऐसे स्टेडियम में बैठ के कमेंट्री करने का तो अलग ही अंदाज है, जी। तो वो कहाँ आपको अनुभव महसूस हुआ? वैसे तो मैंने ज़्यादातर मैच जो किए हैं वो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में किए, जी। और ब्रेबॉर्न स्टेडियम, जहाँ पे मैं सीसीआई जिसको बोलते हैं, क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया, वहाँ पे मैंने मैचेस किए, अहमदाबाद में भी किए, जयपुर में भी किए, लेकिन वानखेड़े स्टेडियम का अपना एक अलग ही महत्व है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि कुछ पारिवारिक कारणों से मुझे वापस आना पड़ा। उसके बाद में जब सीसीआई से मैंने जॉब छोड़ दिया, तो उसके बाद हमारे डूंगरपुर के ही राज परिवार से हैं शिवेंद्र सिंह जी डूंगरपुर, वो फिल्म इंडस्ट्री में, उनकी खुद की एक कंपनी है डूंगरपुर फिल्म्स करके, 400-500 उन्होंने ऐड बनाई हैं, और अभी फिल्म कंजर्वेशन पे बहुत बड़ा नाम है उनका। अभी वो शोले वापस रिलीज हुई है जी, के बीच में गए साल उन्होंने राज कपूर साहब की 100 साल हुए थे, तो राज कपूर साहब के इसके पहले अमित जी की बहुत सारी फिल्में उन्होंने रिलीज़ करवाई थी। एक बहुत ही अलग ही काम कर रहे हो बिल्कुल अपने आप में। लेकिन उस दौरान मेरे बहुत सारे मित्र थे, तो उनके साथ में मैं शूटिंग वूटिंग देखने जाता था। फिर मेरे हिंदी के एक महानगर करके अखबार निकलता है, वहाँ पे एडिटर थे, वो हमारे उदयपुर के ही थे। उन्होंने मुझे कहा कि तू लिखता है क्यों नहीं, फिर मैंने लिखना शुरू किया। तो काफ़ी टीवी स्टार और काफ़ी टीवी एक्टर और काफ़ी फिल्मों की शूटिंग और काफ़ी चीज़ें मैंने की। मनोज वाजपेयी का जो फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था वो मैंने लिया था सबसे पहले, मनोज वाजपेयी का। एक लेवल तक वहाँ तक पहुँचे, तो ये भी एक अनुभव रहा। और कुछ शिवेंद्र सिंह जी के साथ रह के, और एक हमारे उदयपुर के ही हैं अशोक भाटिया, वो भी टीवी एक्टर हैं, उनके साथ भी कभी एड फिल्मों में उनके साथ का एज ए प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर काम करने का मौका मिला। तो एक ये अपने आप में बिल्कुल अलग अनुभव रहा, स्पोर्ट्स को छोड़ के मिला। तो इसमें आप एज एन राइटर ही कार्य करते थे? और जी, राइटर, मैं फ्रीलांसर था, और जो भी टीवी एक्टर या जो टीवी की शूटिंग या सीरियल्स के बारे में या किसी स्टोरीज, जी, स्टोरी उनकी लाइफ के बारे में हम लिखते थे, और वो फिर रिलीज होती थी वहाँ पे। वो भी अलग अनुभव था। जी बिल्कुल, क्योंकि हिंदी महानगर, वहाँ आप जानते हैं मुंबई कितना बड़ा शहर है, और जब लाखों लोग आपकी चीज को पढ़ते हैं तो एक बिल्कुल संतुष्टि आपको बिल्कुल अलग मिलती है। ये होता है ना कि आप कुछ कह रहे हैं और अगर दो लोगों ने भी आपको पॉजिटिवली रिस्पांस देकर सुन लिया, तो वहाँ तो इतने लाखों लोग उस अखबार को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो बहुत अलग ही खुशी होती है। बिल्कुल सर। तो हम उसमें एक चीज में और जोड़ना चाहूंगा कि ऐसा तो बहुत सारे टीवी एक्टर्स और उनसे मुलाकात हुई, लेकिन शिवेंद्र सिंह जी एक बार मिल्खा सिंह जी के ऊपर एक प्रोडक्ट का नाम मैं नहीं लूँगा, तो उसकी शूट कर रहे थे। तो शिवेंद्र सिंह जी ने मुझे वहाँ, तब मैंने लगभग बॉम्बे छोड़ ही दिया था, तो वापस मैं बॉम्बे गया था कुछ काम के लिए, तो वहाँ पे तो मुझे मिल्खा सिंह जी के साथ मुलाकात करने का मौका मिला। मिल्खा सिंह जी आप जानते हैं, बहुत बड़ा, बिल्कुल जी, और करीबन आधे घंटे तक उनके साथ मैंने डिस्कस किया एथलेटिक्स के ऊपर, और उन्होंने भी कहा कि वास्तव में आज क्रिकेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उस समय क्या था कि क्रिकेट में काफ़ी पैसा था, दूसरे स्पोर्ट्स में इतना नहीं था। वो आज भी क्रिकेट तो है ही सर, लाखों में होता है उसी हिसाब से। और जब पहले जब टेस्ट मैच खेलते थे तो बिल्कुल कुछ न्यूनतम राशि मिलती थी। आज तो आपको मालूम है कि क्रिकेट में पूरा कैरियर है। नहीं तो पहले के समय में कितने कलाकारों को अपने सपने छोड़ने पड़ते थे सिर्फ इन कारणों की वजह से। जी हाँ, और बिल्कुल आज सरकार पूरा उन्हें सपोर्ट करती है, जिससे कि वो अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन आसानी स्पोर्ट्स में काफी सिक्योर्ड आपका फ्यूचर हो गया है, क्योंकि पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं, स्पॉन्सरशिप मिल रही है,
और सबसे बड़ी चीज़ एक आपको फेम भी मिलता है। फेम भी मिलता है। जी जी। तो आपने जैसे मिल्खा सिंह जी के बारे में बताया कि आपने उनसे बातचीत करी, तो आपको एज अ पर्सन उनसे मिलके वार्ता करके कैसा लगा? मिल्खा सिंह जी की सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो जब बायोपिक बनी, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था, उन्होंने सिर्फ ₹1 लिया था अपनी पूरी लाइफ के बारे में बताने के लिए। बाकी तो बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं वो कितना चार्ज करते हैं आपको मालूम ही है। एक बार तो मिल्खा सिंह जैसी बड़ी हस्ती से हाथ मिलाना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है सर। तो वहाँ मुझे उनके साथ आधा घंटा शेयर करने का मौका मिला। दैट वाज द ग्रेट एक्सपीरियंस सर। बहुत आप ऐसे बड़े बड़े व्यक्तित्व से मिले हैं कि आपके साथ आज हमको बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है सर। जैसा कि 2024 IPL मैच में आपको आमंत्रित किया गया था, तो उसके बारे में हमारे श्रोताओं को अगर आप कुछ बता सके तो बिल्कुल सर। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मुंबई छोड़ने के बाद जो रेडियो की कमेंट्री थी वो कहीं ना कहीं छूट गई थी मेरे से जी। और काफ़ी एक लंबा गैप आ गया था और इस बीच में दूसरे रेडियो प्रोग्राम्स और ये सब चीज़ें करते रहते थे, लेकिन एक गैप आ गया था और फिर IPL में किसी को मौका मिले और वो भी टीवी पे, तो एक बहुत बड़ी बात होती है। आई वॉज वेरी हैप्पी कि 2024 में गुजरात की एक नेशनल लेवल की टीवी है, VTV मैं नाम ले लूँ जी, वहाँ पे मुझे आमंत्रित किया गया था। पूरा जो IPL वेरी फर्स्ट डे से लेकर लास्ट फाइनल तक उसमें मुझे एंकर के साथ बैठ के जो पहले दिन जो मैच होता था उसके बारे में और जो नेक्स्ट डे या सेम डे जो मैच होता था उस पर एक्सपर्ट कमेंट करने थे और उसके बारे में बताना था कि प्रेडिक्शन मेरी बतानी थी कि आज के मैच में क्या हुआ, कल के मैच में क्या गलतियाँ की। और उस दौरान सबसे बड़ी अनुभव ये रहा कि बहुत सारे बड़े बड़े भूतपूर्व खिलाड़ियों से या पूर्व खिलाड़ियों से मुझे रूबरू होने का मौका मिला ऑनलाइन। खास करके बहुत सारे कोचेज़ भी हुए, जिसमें विराट कोहली के कोच भी एक बार मेरे साथ में जुड़े, बहुत सारे बड़े बड़े खिलाड़ी, साउथ के बहुत सारे खिलाड़ी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं राजस्थान का हूँ, लेकिन मेरे साथ जो एंकर बैठती थी, जो बातचीत करती थी मेरे से, वो गुजराती थी और बिकॉज VTV गुजराती में है और वो पूरा प्रोग्राम मैंने गुजराती में किया था उनके साथ बोल के। तो वो लोग भी बड़े सरप्राइज थे कि आप राजस्थान के हो लेकिन इतनी अच्छी गुजराती बोल लेते जी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं गुजराती भी बोल लेता हूँ, मराठी भी बोल लेता हूँ, क्योंकि मुंबई में काफ़ी साल रहा जी। हिंदी तो बोल ही लेते हैं, हमारी जो भाषा है वागड़ी वो तो है ही, लेकिन चूँकि मुंबई में रहे थे, मुंबई में जाने के बाद इंग्लिश भी ठीक ठाक हो गई थी मेरी जी। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं काम आती है, जो चीज़ें आप सीखते हैं ना, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके काम आती हैं। जैसे मैंने हमारे जो मोस्टली रिलेशंस हैं वो गुजरात में हैं, बिकॉज हम लोग बॉर्डर पे हैं, राजस्थान गुजरात के बॉर्डर पे, तो उस हिसाब से। लेकिन वो IPL में मुझे काम डूंगरपुर में इधर टच आता है अपने गुजरात का जी। हमारा कल्चर और हमारे जो रीति रिवाज और काफ़ी चीज़ें हम लोग गुजरात को फॉलो करते हैं। बिल्कुल सर जी जी। तो आपके लिए ये गुजराती टच जो अपने कल्चर का था वो वहाँ भी काम आया कि आपने अपने काम में भी उसका प्रदर्शन किया जी सर। जी। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा आपका जी। बिल्कुल सही, क्योंकि टीवी पे आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और वो भी इतने बड़े खिलाड़ियों के साथ जुड़ना और फिर मैच का एक दिन पहले प्रेडिक्शन देना, ये एक अपने आप में बहुत ही प्रिपेयर होना पड़ता था क्योंकि इतने बड़े खिलाड़ियों के बारे में राय देना। मैं आपसे ये जानना ही चाहती थी इस बारे में कि आप जब किसी खिलाड़ी से रूबरू होने जाते थे, मिलने जाते थे या उनके इंटरव्यू के लिए जाते थे, तो आपको क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ता था अपने तौर से कि उनके लिए क्या? सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं, आप किसी के भी रूबरू होते हैं कि या किससे भी आप इंटरव्यू करते हैं, साक्षात्कार करते हैं, तो पूरी उस व्यक्ति के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसका जो बैकग्राउंड है, उसका जो प्रोफाइल है, अगर हो सके तो आजकल तो सोशल मीडिया और काफ़ी चीज़ें हैं, तो पहले आप उसका प्रोफाइल उसका मंगा लीजिए। कुछ चीज़ें जो उसकी लाइफ में अच्छी हाइलाइट्स रही हों या कुछ ऐसी घटनाएं जो कि जितनी आप घटनाएं किसी व्यक्ति के बारे में बताएंगे उतनी ही वो आपका इंटरव्यू या जो स्टोरी है वो इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनती है। क्योंकि आप खुला ऐसे ही बोलते रहेंगे कि आपका कहाँ जन्म हुआ और क्या किया, तो वो फिर मज़े नहीं आते। अगर बीच बीच में आप कुछ घटनाएं और कुछ उनकी यादें अगर आप उसमें शेयर करते हैं तो लोगों को वो सुनना काफी पसंद करता है। उनके चरित्र के बारे में जिससे और झलक के सामने अच्छे से आता है। बिल्कुल सर। जी। तो
इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आपसे ये जानना चाहूंगी अब अगली कड़ी में कि आपका रेडियो में कमेंट्री करने का सफर और एक इस तरह से एज एन एंकर दूसरे कार्यक्रम करते हैं आप जो शो, उनका क्या डिफरेंस रहता है या क्या ज्यादा अलग या ज्यादा अच्छा किसमें आपको लगा? जी बिल्कुल, थोड़ा सा शुरुआत में मैं आपको बता नहीं पाया, मैं बता दूंगा कि रेडियो कमेंट्री उसमें क्या होता है कि आपको जो सीन है वो प्रोड्यूस करना पड़ता है वहाँ पे। अब जैसे सचिन तेंदुलकर खेल रहे हैं या फिर विराट कोहली खेल रहा है, तो आसपास में जो खिलाड़ी हैं उनको आपको ऐसा लगना चाहिए कि विराट कोहली ही बैटिंग कर रहा है, बिल्कुल उनका जो शॉट्स खेलते हैं वो तमाम चीज़ें, और जो पूरा स्टेडियम का जो माहौल होता है वो बिल्कुल आपको लाइव करना पड़ता है। जबकि टीवी में क्या होता है कि आपको दिख रहा है, बिकॉज आप स्पेक्टेटर से, आप दर्शक हैं तो आप दिख रहे हैं, लेकिन टीवी में आपको एक्सपर्ट होना ज़्यादा ज़रूरी है। वो उसने शॉट ही गलत खेला या बॉल ये कैसे गलत डाली या नो बॉल, जो भी है, टेक्निकली यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग टीवी पे। अब कमेंट्री की अगर बात करें, अगर इतिहास की तरफ दौड़ें पर जाएं, अगर इतिहास की तरफ, तो आप इसकी शुरुआत महाभारत से हुई थी, जब धृतराष्ट्र को संजय ने पूरा आंखों देखा हाल सुनाया था, पूरे महाभारत युद्ध का। जी, जैसा कहते हैं ना कि दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे प्रथम मोटिवेशनल स्पीकर भगवान श्री कृष्ण है। ऐसे ही संजय वॉज द फर्स्ट कमेंटेटर, मतलब विश्व में आप ही कह सकते। वहाँ पे आंखों देखा हाल की कहीं न कहीं शुरुआत हुई और बाद में काफ़ी चीज़ यहाँ पे चली। हमारे यहाँ पे एक FS तलियार खान हुआ करते थे जब कई साल पहले, जब हम बिल्कुल छोटे थे। ऐसा कहते हैं कि वो दिन भर अकेले कमेंट्री करते थे। अच्छा। जी, सुबह से लेकर शाम तक पूरा अकेले कमेंट्री करते थे। फिर उसके बाद में अनंत सेटलवाड हैं, सुरेश सरैया जी जो कि मेरे गुरु रहे, 100 से ज़्यादा टेस्ट मैच उन्होंने किए। सुशील दोषी एक बहुत बड़ा नाम है जो हमारे इंदौर के ही थे। और कहीं ना कहीं क्रिकेट में एक जो नई पहचान मिली कमेंट्री को लेकर, हालांकि जसदेव सिंह जी हॉकी में, फुटबॉल में, एथलेटिक्स में, और इंडिपेंडेंट डे या रिपब्लिक डे पे बहुत बड़ा नाम जसदेव सिंह जी का, लेकिन क्रिकेट में एक रेडियो कमेंट्री को एक जो नई हाइट्स मिली वो सुशील दोषी जी को जानते हैं। बिल्कुल नई शुरुआत उन्होंने की थी, वो बिल्कुल, तो आप उनको फॉलो करके आगे बढ़े हैं। फॉलो किए थे, और एक बार वो मेरे से मिले भी थे, तो थोड़ी शुरुआत मैंने उनसे जैसे की थी, तो उन्होंने कहा था कि बिकॉज दैट टाइम आई वाज वेरी यंग, तो बोले कि बेटा अच्छी बोलते हो आप, आपकी आवाज़ भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन थोड़ा अपनी ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। तो मैं भी बहुत सारे लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि मीडिया के किसी भी फील्ड में, वो चाहे आप एक्टिंग करते हो या आप लिखते हो या बोलते हो या जो भी चीज़ है, किसी की नकल मत कीजिए, क्योंकि नकल अगर आपने की तो ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं है, एक समय के बाद आप ख़त्म हो जाते हो वहाँ पे। तो बहुत सारे खिलाड़ियों का मुझे याद है, मैं यहाँ पे नाम दे लूँगा, कि वो बिल्कुल, बहुत मरतबा ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति हमारे परिवार में ऐसा मिलता है, तो फिर हम उसी के पद चिन्हों पे चलते हैं, तो हमारा चलने का ढंग, बैठने का, बोलने का ढंग हो जाता है पूरा इस तरह से, और कहीं ना कहीं हम किसी को आइडियल भी लेते हैं। लेकिन इस पूरी यात्रा के दौरान मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि राज सिंह जी डूंगरपुर, जो कि हमारे डूंगरपुर राज परिवार से थे और BCCI के चेयरमैन रह चुके हैं, अभी हमारे बीच नहीं रहे। आज 12 सितंबर को ही उनकी पुण्यतिथि भी है, तो मैं उनको याद जरूर करना चाहूँगा। लेकिन ये जो तमाम सीढ़ियों पे मैं चढ़ा, उसका काफ़ी कुछ श्रेय मैं महाराज राज सिंह जी को देना चाहूँगा। और इसके पहले मैं जो हमारे जिन्होंने मुझे पहली मरतबा चांस दिया, डॉक्टर जयप्रकाश पंड्या ज्योतिर्पुंज, उनको भी, हालांकि वो भी रिटायर्ड हो गए हैं, लेकिन कहीं न कहीं मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ कि उन्होंने फर्स्ट चांस दिया। और उनकी सबसे बड़ी बात ये रही कि वो कोई भी हो, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, हमारा जो इलाका है पूरा, कोई भी अगर उनको दिखता था तो हमेशा वहाँ पे उनको प्रोत्साहित करते थे। बिल्कुल, ऐसे हस्तियां होनी भी चाहिए कि प्रतिभाएं सामने नहीं आती, नहीं तो दब जाती है कहीं ना कहीं, जब तक कोई उन्हें सामने लाने वाला नहीं होता। जैसा कि आपने, जैसे ये FM रेडियो आपका शुरुआत हुई है, तो उसमें भी काफ़ी लोग आते होंगे बोलने के लिए, एक भूख रहती है हर व्यक्ति को कि वो सामने आए लोगों के बीच में। और आप जैसे बहुत सारे जो RJ हैं वो इसके साथ जुड़े हैं, तो नेचुरली एक नई चीज़ मिली है यहाँ पे। और आने वाले समय में प्रतापगढ़ से मुझे आशा है कि और भी बहुत सारी RJ प्रतिभा यहाँ पे आएंगी, और एक अच्छा काम, एक अच्छा काम हो रहा है आपके FM रेडियो 9 की तरफ से। जी, तो जैसा हम आपकी जीवनी के बारे में और संघर्ष के बारे में तो जान ही रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि ऐसा कौन सा संघर्ष या ऐसी कौन सी घटना थी जिसने आपको और भी मजबूत बना दिया और बिल्कुल सारी परिस्थितियों से लड़ने के लिए सक्षम बना दिया?
एक समय हुआ करता था जब आपको अगर कुछ करना है तो मुंबई बाहर निकलना पड़ता था, होम सिक आपको छोड़ना पड़ती थी। हमारे यहाँ के लोगों में होम सिक ज़्यादा है, वो घर नहीं छोड़ पाते हैं कि नहीं मुझे, और जब तक आप घर नहीं छोड़ेंगे तब तक आप ये तमाम चीज़ें कर नहीं पाते। तो वहाँ पे कुछ साल तक मुझे मौका नहीं मिला, उसका कुछ कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर मौका मिलता तो बिकॉज मैंने 19-20 साल की उम्र में बोलना लगभग शुरू कर दिया था, 21 साल में मैं मुंबई चला गया था, तो शायद अगर जाते मुझे मौका मिल जाता तो शायद मैं इंडिया का यंगेस्ट कमेंटेटर होता लेकिन उसके बाद एक लंबा इंतज़ार करना पड़ा। खैर ये सब चीज़ें होती रहती हैं, और लेकिन बीच में स्पोर्ट्स के प्रोग्राम मुझे मिले, काफ़ी चीज़ें हुई, और कहीं ना कहीं बहुत सारे जो खिलाड़ी हैं, बहुत सारे जो बड़े बड़े व्यक्तित्व हैं, उनको देख कर भी हम सीखते हैं कि अनुशासन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है लाइफ में। आप अपने आप को कितना कॉन्सेंट्रेट करते हैं, और एक कई मर्तबा क्या होता है कि किसी भी फील्ड में अगर आप सक्सेस होते हैं और फिर आपके अगर कॉलर ऊंचे हो जाते हैं तो फिर आप लंबे समय तक नहीं रह पाते। आज सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली के बीच यही हुआ कि सचिन आज कहाँ से कहाँ पहुँचे, जबकि एक बार मुझे याद है कि जब एक बार सचिन को कैप्टन बना गया था तो हम आकाशवाणी के लिए इंटरव्यू करने गए थे। विनोद उनके जो गुरु थे रमाकांत आचरेकर जी, वो आज हमारे बीच नहीं रहे, तो उन्होंने कहा था कि विनोद कांबली इज़ बेटर बैट्समैन देन सचिन तेंदुलकर, क्योंकि विनोद ने पहले ही मैच में शायद डबल सेंचुरी इंग्लैंड के विरुद्ध मारी, जबकि सचिन को कुछ टाइम लगा था। और कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि एक कहावत है कि ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है। सचिन एक्चुअली उन्होंने मिडिल फास्ट बॉलर से उन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन रमाकांत आचरेकर जी ने कहा तो वो फिर बाद में बैट्समैन बने, और अभी जो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं जीत आगरकर, वो बैट्समैन थे तो वो बॉलर बन गए, और सचिन तेंदुलकर बैट्समैन बन गए। तो ये कहने का अर्थ ये है कि ज़िंदगी में आप कुछ भी काम करो तो अनुशासन आपके लिए बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। तो आपने जैसे कि बात करी थी कि कई कारणों की वजह से आगे बढ़ते बढ़ते रुक गए या जो भी रहा, यहाँ इधर का माहौल ऐसा है कि बहुत से लोग होम सिक ज़्यादा होते हैं कि घर छोड़ नहीं पाते। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि इसमें समाज का क्या हस्तक्षेप है? इस नहीं, समाज का तो कुछ हस्तक्षेप नहीं है उसमें, तो आपकी अब हालांकि आपकी उम्र के जो नई जनरेशन है, आप लोग तो काफ़ी प्रैक्टिकल हैं, और आजकल हालांकि बहुत सारी चीज़ें, पहले कुछ करना होता था आपको दिल्ली बॉम्बे जाना पड़ता था, आज आप हर चीज़ यहाँ घर बैठे ही सब कुछ कर सकते हो, है ना, क्योंकि आज ग्लोबलाइजेशन है। आज आपको प्रतापगढ़ से अरनोद के बारे में नहीं सोचना है, आपको प्रतापगढ़ से ऑस्ट्रेलिया के बारे में सोचना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि चीज़ें इतनी ग्लोबलाइजेशन हो गई और हाईटेक हो गया, आप सब कनेक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा हो गया, और फिर ये AI का ज़माना आ गया है, तो सोशल मीडिया आया, ये तमाम चीज़ें हैं। जी बिल्कुल जी। तो जैसा कि हम आपके बारे में और जानते हैं और जैसी हमारी बातचीत हुई है उस हिसाब से आप समाज के और भी अच्छे अच्छे कार्यों में अपना बिल्कुल योगदान देते हैं, तो उसके बारे में अगर आप हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं। सामाजिक कार्य मैं करता रहता हूँ, काफ़ी मुझे शौक़ है, कई NGOs के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, और हमारे गांव में डूंगरपुर में भी, और एक गुजरात की बड़ी NGO है, वो ग्राहक सुरक्षा के ऊपर है, उनको लेकर हम गुजरात के अलग अलग कॉलेजों में अलग अलग जगह जाते हैं, वहाँ पे हम वर्कशॉप लगाते हैं, और वहाँ पे भी हम अपना जो बातें बताते हैं मोबाइल्स के बारे में और ग्राहक सुरक्षा के बारे में, ग्राहक सुरक्षा जी, साथ ही साथ स्वच्छता को लेकर गांव में जो भी छोटे मोटे काम होते हैं, और ख़ास करके मेरे को स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ जुड़ना, उनके साथ एक जुड़ाव मुझे बहुत ही शौक़, बहुत ही एक आत्मसंतुष्टि मिलती है कहीं ना कहीं, क्योंकि विद्यार्थियों के साथ जो चीज़ें होती हैं। तो एक ये फिर हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, आपको मालूम है कि डूंगरपुर का स्वच्छता में बहुत बड़ा नाम है, आज भी हम इस साल भी हमने राजस्थान टॉप किया, और पूरे इंडिया में भी हमारी पोजीशन बनी स्वच्छता को लेकर। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें पूरे शहर में 50-60 स्पीकर लगाए, और उसके फिर वहाँ पे कंट्रोल रूम बनाया, और माइक पे मैं रोज़ प्रोग्राम देता था, सुबह शाम, अभी मैंने सुबह ही कर दिया। तो उसमें मैं लाइव बोलता हूँ, वहाँ पे 2-2.5 घंटे तक लगातार मेरा लाइव जाता है, और उसके बारे में, स्वच्छता के बारे में और दूसरी योजनाओं के बीच बीच में गीत संगीत भी मिलते हैं। और चूँकि डूंगरपुर में अभी FM आ गया है, लेकिन एक समय था जब कोई रेडियो नहीं था, वहाँ पे आकाशवाणी है लेकिन कलाकारों को मौका नहीं मिलता था। तो डूंगरपुर के जो खिलाड़ी हैं या किसी भी फील्ड में जो काम करते हैं उनको हम बुलाते थे, और बुला के जैसे अभी हम बात कर रहे हैं उसी तरह की बातचीत हम करते थे। तो लोगों को कहीं ना कहीं संतुष्टि मिलती थी कि आज मैं भी रेडियो, हालांकि वो था डिजिटल रेडियो, लेकिन वो एक संतुष्टि मिलती थी। और सोशल मीडिया पे फिर
वो पूरा वायरल होता था। और अच्छे कार्य अगर हम करते हैं और उनकी प्रोत्साहन मिलती है तो ये एक बिल्कुल राजस्थान में एकदम अनूठा प्रयोग था। बहुत सारे लोग करते हैं 1-2 स्पीकर लगा के, लेकिन 50 पूरे सिटी में स्पीकर लगाए गए हैं और एक साथ वो आवाज़ जाती है स्वच्छता को लेकर। क्योंकि कभी कभी चीज़ें जो होती हैं आप सुनते हैं या पढ़ते हैं, उससे भी आप में लाइफ में चेंज होता है। तो डूंगरपुर में स्वच्छता को लेकर आज हर जो नागरिक है वो बहुत ही सतर्क है स्वच्छता को लेकर आज भी। और मतलब जरूरी भी है हर इंसान के लिए स्वच्छता को लेकर सतर्क होना जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि आज आपने उनको कुछ सिखाया है तो वो 2-3 दिन करेंगे उसके बाद भूल जाएंगे, लेकिन आप अपनी कोशिश में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल जी, बहुत अच्छा कार्य है ये। और हो सकता है आप आज सिर्फ डूंगरपुर को प्रोत्साहित कर रहे हैं, अपनी आवाज से धीरे धीरे सबको करें और सब अपना योगदान दे स्वच्छता में। उम्मीद तो यही रहेगी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो आज की युवा पीढ़ी है जो इसमें रुचि रखती है, जो कमेंट्रेटिव में और इसमें रेडियो में आना चाहती है, अपनी सेवाएं देना चाहती है, अपने करियर को इसमें ग्रोथ देना चाहती है, तो अगर उनको आप कोई संदेश देना चाहें। रेडियो के लिए तो सबसे बड़ी चीज आपकी आवाज अच्छी होनी चाहिए, और दूसरा आपको खेल का थोड़ा नॉलेज अच्छा ठीक ठाक होना चाहिए, और वहाँ पे जो खिलाड़ी खेलते हैं उनके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। स्कोर के साथ आपको अपडेट रहना पड़ता है, और फिर बाद में जब बहुत जगह जो मैचेस होते हैं उसको वहाँ पे आपका रिकॉर्डिंग करके आपका दिल्ली भेजा जाता है वहाँ पे। लेकिन अब तो पहले तो ग्राउंड में बैठ के ही कमेंट्री बॉक्स बनाते थे, लेकिन अभी जनरली हो रहा है कि दिल्ली में ही वहाँ पे बुलाते हैं, बड़ी स्क्रीन पे वो लगा देते हैं और वहाँ से कमेंट्री करते हैं। ये तो रेडियो कमेंट्री। बाकी टीवी में तो अभी आप देख रहे होंगे कि ज़्यादा करके जो खिलाड़ी आ रहे हैं, जो पूर्व खिलाड़ी रिटायर्ड होते हैं, वो सीधे कमेंट्री बॉक्स में आ जाते हैं। और लेकिन हाँ, एक प्रेजेंटर आप बन सकते हैं, क्योंकि जो प्रेजेंटर होता है जो जैसे आप एंकर हैं, आप आरजे हैं, उसी तरह से उस खेल को प्रेजेंटर, एक रेडियो प्रेजेंटर की स्पोर्ट्स में आजकल काफ़ी स्कोप। तो अभी स्पोर्ट्स मीडिया में बहुत अच्छा आपका बहुत ही अच्छा फ्यूचर है। स्पोर्ट्स मीडिया अगर आप जाएँ तो आपको ओलंपिक में कवरेज करने के लिए जाना पड़े चांस मिल सकता है, एशियन गेम्स में जाने का चांस मिल सकता है। मतलब कहने का मतलब अभी स्पोर्ट्स कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल है। तो एक स्पोर्ट्स प्रेजेंटर भी आप बन सकते हैं, आप भले मेल हों या फीमेल हों। बहुत सारी फीमेल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं आज बहुत अच्छी टीवी प्रेजेंटर बनी हुई है। तो टीवी प्रेजेंटर के रूप में भी आप एक अच्छा अपना कैरियर बना सकते हैं। साथ साथ सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया पे अभी आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग होते हैं कि वो मैच चलता है और बैकग्राउंड से वो कमेंट्री करते रहते हैं, उनके फिर व्यूज़ आते हैं और उसी हिसाब से उनको पैसा जो सोशल मीडिया पे जो होता है तमाम चीज़ें। यूट्यूब पे आप अपने अलग से प्रोग्राम बना सकते हैं। जैसे अभी एशियन ट्रॉफी, एशिया ट्रॉफी का आज से शुरुआत हुई है, तो रोज सुबह आप शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं, आधा एक घंटा अपना खुद का शो कर सकते हैं, और शो में फिर आपको स्पॉन्सर मिलते हैं, एक जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो अभी तो बहुत ही वास्ट है, क्योंकि इतने मीडिया आ चुके हैं, खास करके सोशल मीडिया के माध्यम से। और कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि अब स्पोर्ट्स मीडिया बहुत ही फैल चुका है, और काफ़ी पैसे हैं आज से सोशल मीडिया स्पोर्ट्स मीडिया को लेकर। कुछ क्रिकेट की नहीं, हर खेल में आपको, हर स्पोर्ट्स में आपको अच्छा मिल सकता है। और आपके हिसाब से सोशल मीडिया का आजकल जो हस्तक्षेप जिस तरह से बढ़ गया, आपने ये व्लॉगिंग करते हैं, जो डेली व्लॉगिंग करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स है, इनके लिए आप कैसा महसूस करते हैं कि ये कार्य भी एक अपने आप में बहुत? हाँ, वो ठीक है कि पैसे मिल रहे हैं, रील्स बना रहे हैं आप, काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, पैसे भी मिल रहे हैं, आपके यूट्यूब में आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, तमाम चीज़ें टेक्निकली हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इसने हमको हमारे परिवार से थोड़ा अलग कर दिया है। बच्चों को, मतलब इतने आपकी जनरेशन के लोग और छोटे छोटे बच्चे, जैसे मेरी एक भांजी है, वो 3-3.5 साल की, अभी तो 4-4.5 साल की होगी, तो 3.5-4 साल की थी। हम इधर उधर रहते तो मोबाइल लेकिन सीधी पता नहीं कैसे यूट्यूब शुरू कर देती थी, और उसमें मतलब बहुत ही, ये बात तो जरूर है कि आपकी जो जनरेशन है आज की बहुत ही एडवांस है और बहुत ही स्मार्ट है, इसलिए आज बड़ी बड़ी सक्सेस आप देख रहे हो। करियर बन चुका है इन्फ्लुएंसर, और उनका अच्छी बात है तमाम चीज़ें। अगर आप इसको पॉजिटिव वे में लें और एक समयबद्ध लें, तो सोशल मीडिया जैसा कोई मीडिया ही नहीं है, साथी नहीं, कोई मीडिया में सीखने के लिए आपको बहुत कुछ मिलेगा, और आप अपनी जो प्रतिभाएं पहुंच नहीं पा रहे हैं वहां तक, तो आप अपनी यहाँ घर बैठे भी पहुंचा सकते हैं। कल पहले कुछ आप करते थे तो अखबार में आप देते थे, पता नहीं आपकी न्यूज आती थी कि नहीं आती थी। आज एक ही थोड़ी पोस्ट आपने डाली,
हज़ारों लोग एक साथ आपको देख लेते सकते हैं, जी। आपके रिलेटिव आपको देखते हैं, आपको फ्रेंड्स आपको देखते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आप प्रमोशन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से फ़ायदा तो फायदे भी काफ़ी है, लेकिन हैं। कुछ चीज़ें हैं जो बच्चे खास करके उनको ध्यान रखना चाहिए कि छोटे बच्चों को ज़्यादा वो नहीं करें। जैसे कि अभी कुछ महीनों पहले ऑस्ट्रेलिया में एक नियम बना है कि 16 साल के अंदर ऊपर अंदर वाले बच्चे मोबाइल यूज़ नहीं कर करेंगे। सकते। कहीं तक हद तक ये चीज काफी सही भी है सही भी है जी। कि बच्चे इस उम्र तक खाली अपने बड़ों से और जी, ज्ञान की बातें ही ज्ञान सीखे की तो बातें वहाँ सीखे तक तो ठीक है। कुछ मोटिवेशनल सीमित है। स्टोरीज बहुत अच्छी आती है, हालांकि वो बड़ी होती हैं काल्पनिक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको संस्कार भी इससे सीखने को मिलते हैं। बहुत आप देखते होंगे बहुत सारी स्टोरीज जो आते हैं, छोटे छोटे वीडियोस जो आते हैं, रील्स में भी बहुत सारे लोग अच्छी चीज़ें बताते हैं। तो ये वो दुनिया में कोई भी चीज़ हो तो दो पहलू होते ही हैं, एक प्लस होता है, जी, एक बिल्कुल। माइनस होता है, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा एक्सेप्ट करते सीखेंगे। हो, जी, सीखेंगे, प्लस बिल्कुल। एक्सेप्ट करते हैं, माइनस एक्सेप्ट करते हैं। जी। जी। तो जैसा अभी हमारी लॉकडाउन के समय की भी बात हुई जी। अभी, तो उस बारे में मैं जानना चाहूंगी कि उस समय आपने क्या तरीका अपनाया लोगों से जुड़ने का, या उस समय आपका कैसा जी। निकला था? उस टाइम जैसे समय मिलता था तो मेरा वो चालू ही था हमारा जो डिजिटल रेडियो, और उसके माध्यम से हम अवेयरनेस करते थे। Awareness। लेकिन उस टाइम मैंने एक मोबाइल से मेरा एक शुरू किया था, तो हिम्मतनगर के, डूंगरपुर के, उदयपुर के जितने डॉक्टर्स हैं उनके साथ मैं रूबरू होता था फ़ोन के ऊपर, जी। और फिर उसको फिर चलाते थे। तो जैसे हिम्मतनगर के बहुत सारे डॉक्टर, उनसे नाम ले लिया, अहमदाबाद के किसी डॉक्टर का, उनसे बातचीत की, तो एक टाइम पास भी हो जाता था, और फिर वो वीडियो को या फिर वो ऑडियो को सोशल लोगों तक मीडिया पे पहुंचाते थे लोगों तक कि जैसे पहुंचाते सर ये कोरोना हुआ है, तो कोरोना की वजह से यूरोलॉजिस्ट की क्या राय है, एक चेस्ट स्पेशलिस्ट की क्या राय है। बड़े बड़े डॉक्टर्स के साथ तो उस समय हमें फ़ोन पे करने का मौका मिला। तो एक सेवा तो नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को एक अवेयरनेस करने का मौका, प्रोग्राम तो आपने जो किया। जी बिल्कुल सही मिला। क्योंकि उस समय ये था कि आपके पास कोई नए टीवी प्रोग्राम्स भी नहीं थे, नहीं, वही रामायण तो और चीज़ें रिपीट हो वही रही थी, पुरानी चीजें देखने का जी, मौका वापस लोगों को मिला। जी। लेकिन ये था कि आप अपनी आवाज सब तक पहुंचा सकते देते हैं। और तो जैसा हमने आपसे कई सारी बातें करी, इससे जानने को मिला कि आप बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों से मिल चुके हैं। जी। तो सबसे अच्छा चरित्र या ऐसा जिसने आपको बहुत प्रभावित किया हो, जिनकी बात आपके जहन में आज? जी। स्पोर्ट्स में अलग अलग बड़े बड़े लोग मिले, फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत सारे लोगों को मौका मिलने का। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि मुझे एक बार याद है कि जब रामायण बन रही थी, तो उस समय हमारे एक परिचय के थे, वो मेरे को रामानंद सागर जिन्होंने रामायण बनाई थी, वहाँ पे लेके गए थे मुझे, तो मिलने के लिए बोले चल मैं तेरे को मिला के लाता हूँ उनसे। तो मैंने कहा चलो सर। तो वहाँ पे हम गए, तो पहले हम सोच रहे थे कि ये आजकल तो खैर आपके ज़माने में AI और सोशल मीडिया में तमाम चीज़ें आ गई हैं। तो उस टाइम रामानंद सागर एक रूम में बैठे हुए थे, और बाकायदा पीताम्बर और सब पहने हुए, और दुनिया भर की रामायण, मतलब दुनिया भर की तमिल रामायण, जो भी रामायण है वो फिर मेरे को पास में बिठाया, और फिर उन्होंने कहा कि बेटा तुम तो सोच रहे हो कि ऐसे ही हम आ जाते होंगे, मतलब इतना ईजी नहीं है, देखो। मैंने कहा सर आप इतनी चीज़ों को रेफर करते। बोले कहाँ, ये तमाम एक घटना जो भी होती है, जैसे राम भरत का मिलाप है, तो सिर्फ रामचरितमानस से ही हम नहीं करेंगे, बनाई है जितनी साउथ की या जो भी रामायण है, वो चाहे मैथिल शरण गुप्त की हो या वाल्मीकि की हो या तेलुगु की हो, उन सबको रेफर करके फिर हम उसको वो करते हैं। तो ये मतलब कहीं ना कहीं कहने का अर्थ मेरा ये है कि ज़िंदगी में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो मेहनत तो आपको बहुत करनी पड़ती है। तो जैसे आपकी रुचि मुझे लगती है कि फिल्मों में भी काफ़ी रही होंगी, जैसा आपसे बातचीत करके पता चला। तो ऐसा कौन सा कलाकार है जो आपके जहन में आज भी है, और उनकी बनाई हुई फिल्म या उनकी ऐसी कहानियाँ जो आपको लगता था कि फिल्म हो तो ऐसी? जी, ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप कहें तो मैं एक नाम नहीं ले पाऊंगा। बहुत सारे कलाकार हैं, बहुत सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स भी ऐसे हैं। जब आज से 3-4 साल पहले की बात है, मैं मुंबई गया था, और वहाँ पे मुझे श्याम बेनेगल जी से मुलाकात, उनका इंटरव्यू करने का मौका मिला। और श्याम बेनेगल साहब एक बहुत, आज हमारे बीच नहीं रहे, उनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिला है, और हम कह सकते हैं कि दुनिया के अच्छे निर्माता निर्देशक में उनका नाम आता है। जो समानांतर फिल्में उन्होंने शुरुआत की, उसका श्रेय। उसके बाद फिर मैं दूसरे दिन ही मुझे गोविंद जी नीलानी साहब से मिलने का मौका मिला, वो भी
अपने ज़माने के बहुत ही बड़ी बड़ी अच्छी फिल्में, मतलब जो फिल्म फेयर अवार्ड्स के साथ साथ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गए हों। लेकिन कहीं ना कहीं मेरी जो, हालांकि वो मैं जानता हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शिवेंद्र सिंह जी जो आज काम कर रहे हैं, हालांकि 8 फिल्में उन्होंने काफ़ी बनाई जो हमारे डूंगरपुर के, हमारे यहीं के हैं, और 8 फिल्में तो बहुत जनों ने बनाई, लेकिन अभी जो फिल्म कंजर्वेशन का जो वो काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अभी जैसे शोले उन्होंने इटली उसको रिस्टोरेशन बोलते हैं, उसके बाद मुगल आजम का उन्होंने रिस्टोरेशन किया। राज कपूर साहब के जब 100 साल हुए थे लास्ट ईयर 2024 में, तो उनकी बहुत सारी फिल्में PVR थिएटर्स में बताई गई। तो ये बात मुझे श्याम बेनेगल साहब ने कही कि जो काम गुलजार साहब, श्याम बेनेगल या जो भी बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं या जो फिल्मकार हैं वो नहीं कर पाए, वो शिवेंद्र सिंह जी डूंगरपुर कर रहे हैं। तो ये हमारे इस एरिया के लिए बहुत बड़ी, उदयपुर संभाग के लिए बहुत बड़ी बात है जी। तो वो भी मेरे एक आदर्श, मेरे मित्र भी हैं और मेरे आदर्श भी हैं जी। हमने आपकी जैसे करियर से जुड़ी काफ़ी बातें करी, लेकिन उसमें आपकी पारिवारिक चुनौतियाँ क्या रही होगी? पारिवारिक चुनौतियाँ तो ये रही कि बहुत कम एज में ही पापा एक्सपायर्ड हो गए मेरे। आई थिंक व्हेन आई वाज जस्ट 14 ईयर्स ओल्ड। तो पूरे घर की जिम्मेदारियां मेरे पे आ गई। मैंने BSc कर लिया था तो यहीं पे पढ़ के कुछ करियर बड़ा बन सकता था, लेकिन हालांकि मुंबई जाने का ये चीज़ें तो थी, लेकिन उनके साथ ही साथ परिवार को भी देखना थी, जिम्मेदारियां थी। तो फिर मुझे मुंबई जाना पड़ा, और मुंबई पे जब मैं पिकअप पे अच्छा आया, मेरा मीडिया में एक ठीक ठाक का नाम हो गया, उसी समय मेरी एक सिस्टर को कैंसर हो गया, उनकी डेथ हो गई। फिर विदिन 6 मंथ मेरी मदर की डेथ हो गई। तो वो जम नहीं रहा था, कभी घर से वहाँ जाना पड़ता था, दौड़ के वापस आना पड़ता था। फिर मैंने कहा चलो यार, जाना तो गाँव ही है वापस, तो आज नहीं तो कल। तो फिर वापस परिवार भी ज़रूरी है और तो जिम्मेदारियां निभाना। ये 2 इंसिडेंट ऐसे हुए कहीं ना कहीं कि संघर्ष के लिए आप कह सकते हो, लेकिन बहुत चीज़ें सीखने को मिली जिंदगी में, कि ये नहीं रहा कि मैंने नहीं कर पाया या ना किया। बिल्कुल, कुछ के लिए खुद के लिए कहना अच्छी बात नहीं है, लेकिन ऊपर वाले ने परिवार के लिए जो जिम्मेदारियां दी, मैंने वो उसको निभाने की कोशिश की। बिल्कुल सर, आपका हमने जिस तरह से आपसे बात करी तो जाना कि संघर्ष तो काफ़ी रहा सर। बिल्कुल, और कई लोग हैं आज भी ऐसे जो संघर्ष भी करते हैं और अपना जीवन चल रहा है। तो वो एक अलग टेस्ट होता है जब आप स्ट्रगल करके कहीं पहुंचते हो, उसके बाद वो एक टेस्ट होता है, वो आपका लाइफ का एक अलग टेस्ट होता है। बहुत सारे लोग सीधे पहुंच जाते हैं, स्ट्रगल नहीं करते हैं, फिर वो लोग ज़्यादा टिक नहीं पाते हैं। जितनी हमने आज बातें करी उनसे काफ़ी कुछ साफ हुआ कि जीवन में आप अपने सपनों के लिए ये कभी मत अफसोस कीजिए कि ये नहीं मिल पाया तो नहीं कर पाए, या ये सहायता नहीं थी तो नहीं किया। कोशिश सबको करनी चाहिए, और जो मिला वो भी उसमें खुश और जी बिल्कुल। तो जैसा कि सर अभी हम बातचीत कर ही रहे हैं, तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि वर्तमान में अभी आप कहाँ कार्यरत हैं, और क्या अभी भी आप आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं कई मायनों में? आकाशवाणी से तो कभी कभी प्रोग्राम के लिए बुलाते हैं उदयपुर, लेकिन एक कला या जो आर्ट होती है वो एक ऐसी चीज़ होती है कि एक बार आप वो मिल जाए तो फिर आपको छोड़ नहीं पाते हो। कलाकार कभी अपनी कला को छोड़ नहीं पाता जी है। बिल्कुल जी, तो डिजिटल रेडियो के साथ तो था ही में, लेकिन अभी डूंगरपुर में एक नई FM की शुरुआत हुई है, FM डूंगरपुर 89.6 मेगाहर्ट्ज़। और उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है कि हमारे जो स्थानीय कलाकार हैं, जैसे आपके यहाँ पे हो रहा है, बहुत सारे कलाकारों को इसमें मौका मिलेगा बोलने के लिए, तो उनके साथ मैं भी एसोसिएट हुआ, उनके साथ जुड़ा हूँ FM डूंगरपुर के साथ। और हमें खुशी है कि अब हमारे वहाँ के जो लोकल कलाकार हैं, वो चाहे लोकल जो टैलेंट है, हमारे वहाँ की जो योजनाएँ हैं, कि हम कहीं ना कहीं ये कोशिश करेंगे कि आप जो काम यहाँ पे कर रहे हैं वो काम हम वहाँ करने की कोशिश करेंगे। और डूंगरपुर वाले एक लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे कि कोई रेडियो स्टेशन या कोई भी मीडिया का ऐसा स्थान आए या ऐसी कोई बात हो जिससे कि हमारे यहाँ की प्रतिभाएं सामने आए। पर जाते जाते सर से एक संदेश लिया जाए, जो हमारे रेडियो 89.6 FM के सभी श्रोता हैं, आप उन तक क्या पहुंचाना चाहते हैं? एक छोटा सा मैसेज और संदेश उनके लिए। जी बिल्कुल, ये कुछ प्रोग्राम्स मैंने अभी सुने आपके, और मैं सुनता रहता हूँ आपका जो है उसके माध्यम से, और मैं यहाँ के जो श्रोता हैं
उनको यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इससे जुड़िए, क्योंकि जितने आप ज़्यादा जुड़ेंगे उतने ही आपके कार्यक्रम ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे, ज़्यादा बेहतर कार्यक्रम होंगे। और इसमें हो सकता है कि आज नहीं तो कल भी आपको भी किसी कार्यक्रम में आने का मौका मिले। और इस संस्था ने ये जो रेडियो 89.6 FM शुरू किया है, एक बहुत ही बड़ी पहल है, खास करके हमारे इस इलाके के लिए, जबकि यहाँ पे कोई इसके पहले आकाशवाणी का कोई केंद्र भी नहीं था। और मुझे आशा ही नहीं, अभी तो पूर्ण विश्वास है कि यहाँ पे जो शुरुआत की है आपके संस्था ने रेडियो 9 FM, तो बस यही कहना चाहूँगा कि सुनते रहिए रेडियो 89.6 FM। जी बिल्कुल। जी। तो जाते जाते एक बात तो हम आपसे पूछना चाहेंगे ही कि आपका मन पसंदीदा गीत कौन सा है? मन पसंदीदा गीत किशोर कुमार साहब का है, ये जीवन है, जीवन का जो पिया का घर का फिल्म तक किशोर दा ने। अब ये आपकी पसंद है और हमारे रेडियो 9 के सभी श्रोताओं की पसंद भी बनने जाएगा, तो बिल्कुल रेडियो 9 89.6 FM की पूरी टीम की ओर से आपका धन्यवाद करते हैं कि आप यहाँ आए, समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।